नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी में छुपा है एक साया, एक रहस्य और एक डर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी हवेली की ओर जो सालों से वीरान है, जहां ना कोई रुकता है ना कोई लौटता है। गांव वाले उसे कहते हैं मौत का दरवाजा। कहते हैं वहां किसी आत्मा का नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी का साया है जो हर रात अपना नया शिकार तलाशती है। चार दोस्तों ने जब उस हवेली में कदम रखा तो उन्हें लगा ये सिर्फ एक शूटिंग का लोकेशन है, मगर असल में वो एक शाप की सीमा रेखा पार कर चुके थे। अब वापसी की कोई राह नहीं बची थी। तो आइए शुरुआत करते हैं शापित हवेली, मौत का दरवाजा, सिर्फ और सिर्फ गुलशन हॉरर स्टोरी पर, जहां डर आपका इंतजार कर रहा है। शहर से दूर चार दोस्त आरव, नयन, रिया और समीर गर्मियों की छुट्टियों में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने का प्लान बनाते हैं। नयन को एक पुरानी किताब से एक वीरान गांव के बारे में पता चलता है, जहां एक हवेली है जो बरसों से बंद पड़ी है। गांव वाले उसे मौत का दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। आरव उत्साहित होता है, उसे रहस्य पसंद है। रिया कैमरा संभालती है, वो इन चीज़ों को बहुत सीरियस लेती है। समीर हमेशा डरता है, मगर वो अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। और नयन हमेशा नई जगह एक्सप्लोर करने को तैयार रहता है। वे सभी अपनी कार में बैठकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में गांव के पास की चाय की दुकान पर रुकते हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर कांपता है और धीरे से कहता है, उधर मत जाना बेटा, उस हवेली में भटकती रूहें हैं। आरव हंसकर कहता है, बाबा हम बस शूट करके वापस आ जाएंगे। बूढ़ा आदमी चुप हो जाता है और बस एक ही बात दोहराता है, दरवाजा खोल दोगे तो मुसीबत बुला लोगे। शाम होते ही वे गांव पहुंचते हैं। गांव वीरान सा लगता है। एक अजीब सी खामोशी है। कुत्ते भौंकते नहीं, पंछी उड़ते नहीं और हवाओं में कुछ अनकहा डर छुपा है। हवेली गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। चारों जैसे ही हवेली के पास पहुंचते हैं, हवेली का विशाल लोहे का गेट खुद ब खुद चरमराते हुए खुल जाता है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। रिया डरती है और कहती है, ये गेट खुद कैसे खुला? नयन मजाक करता है कि शायद हवेली हमें वेलकम कर रही है। अंदर घुसते ही उन्हें सड़ा गला फर्नीचर, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर लाल निशान दिखाई देते हैं। एक कोना तो ऐसा है जैसे किसी ने दीवार पर नाखूनों से कुछ खुरचा हो। समीर धीरे से कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। अचानक आरव का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें एक ब्लर तस्वीर दिखती है जिसमें एक महिला की परछाई नजर आती है। आरव कहता है, ये क्या था? कोई छाया कैमरे में आ गई? रिया चिल्लाती है, हमें वापस चलना चाहिए। मगर तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और चारों अंदर फंस जाते हैं। अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, अब आए हो तो कुछ छोड़कर ही जाओगे। हवेली का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो चुका था। अंदर घना अंधेरा और हवा में सड़ांत भरी बदबू थी। चारों दोस्त टॉर्च निकालकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। समीर की सांसें तेज हो चुकी थीं। रिया धीरे से कहती है, हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वे चारों हवेली की लंबी और डरावनी गलियों में घूमते हैं। हर दीवार पर फटी हुई तस्वीरें, टूटी मूर्तियां और पुरानी जर्जर लकड़ी की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। नयन एक कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा देखता है जो अंदर से बंद है। उस पर धूल जमी है, मगर बीच में किसी के नाखून से खरूचे हुए निशान साफ नजर आते हैं। नयन कहता है, यह दरवाजा अंदर से बंद है, मगर कोई इसे खोलना चाहता था। आरव धीरे से धक्का देता है। दरवाजा चरमरा कर खुलता है और उसके पीछे है एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, टूटी कुर्सी और एक मेज रखी है। मेज पर पड़ी है एक पुरानी फटी हुई डायरी। रिया डायरी उठाती है। उस पर लिखा है रागिनी और नीचे लिखा है, जिसने दरवाजा खोला उसकी मौत पक्की।
समीर पीछे हटने लगता है। ये सब झूठ है ना? कहीं ये प्लानिंग तो नहीं? रिया डायरी पढ़ना शुरू करती है। सन 1952 मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया है। कहते हैं मैं पागल हूं, मगर वो नहीं जानते कि असली पागल तो वो आत्मा है जो रात में मुझे जगाती है, मेरे कान में फुसफुसाती है और कहती है, खून से दरवाजा खोलो। डायरी पढ़ते हुए रिया कांपने लगती है। उसके हाथ से डायरी गिर जाती है और उस कमरे की बत्ती अचानक छपकने लगती है, फिर बुझ जाती है। टॉर्च की रोशनी में वे देखते हैं कि दीवार पर खून से लिखा है, अब तुमने पढ़ लिया है, अब तुम्हारी बारी है। चारों डर के मारे दौड़ते हैं, मगर पूरा हवेली जैसे एक भूल भुलैया बन चुकी होती है। जहां से आए थे वहां अब सिर्फ एक बंद ईंट की दीवार है। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज आती है, मगर कोई नहीं दिखता। आरव मुड़कर देखता है और उसे एक सफेद साया सीढ़ियों पर खड़ा दिखाई देता है, जो एकदम स्थिर है। साया धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता है और कहता है, तुमने उसे जगा दिया। सफेद साया सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में उसे घूर रहे थे। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे। चेहरा एकदम सफेद, जैसे किसी ने चूना पोत दिया हो। और वो धीमी आवाज में दोहराता रहा, तुमने उसे जगा दिया। समीर की सांसें रुकने लगीं। वो चिल्लाया, हमें यहां से निकलना है, अभी के अभी। नैन बोला, निकलने का रास्ता अब कोई सीधा नहीं है, हमें ऊपर जाना होगा। शायद तीसरी मंजिल पर कोई खिड़की या दरवाजा हो। वे सब दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट होती, जैसे लकड़ी किसी भी पल टूट जाएगी। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। हर तस्वीर में एक ही चेहरा बार बार बना था। लंबे बालों वाली एक औरत, जिसकी आंखें लाल थीं और होंठ सिल दिए गए थे। रिया धीरे से कहती है, ये रागिनी है, डायरी वाली औरत। शायद उसकी आत्मा अब भी यहीं है। अचानक वो हॉल बंद हो जाता है। चारों फंस जाते हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और एक अजीब गूंजती आवाज सुनाई देती है, मैं रागिनी हूं, मुझे यहां बंद किया गया था। मैंने अपने खून से दीवारें रंगी हैं ताकि कोई मुझे सुन सके। फिर हॉल की दीवार पर खून से लिखा दिखाई देता है, अगर आज रात तुम रुके तो सुबह कोई नहीं बचेगा। आरव डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। नयन दीवार पर कुछ टटोलता है और अचानक उसे एक ईंट ढीली मिलती है, जिसके पीछे छुपा होता है एक पुराना लोहे का बक्सा। वो बक्सा खोलते ही एक तेज चीख गूंजती है। रिया पीछे हट जाती है। बक्से में सिर्फ एक चीज होती है, एक सड़ी हुई चोटी और एक छोटी सी कांच की गुड़िया, जिसके होंठों पर भी सिलाई की गई होती है। समीर डर कर कहता है, ये उसकी आत्मा की निशानी है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। मगर तभी गुड़िया अपने आप हिलती है और उसकी आंखों से लाल पानी बहने लगता है। वो जोर से चिल्लाती है, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरे हॉल की दीवारें हिलने लगती हैं, छत से धूल गिरने लगती है और हॉल में एक बड़ा दरवाज़ा खुलता है, जहां से सीढ़ियां नीचे किसी तहखाने की ओर जाती हैं। नैन कहता है, अगर हमें बचना है तो उस तहखाने में जाना ही होगा, शायद वहीं से ये सब खत्म होगा। चारों दोस्त हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। चारों दोस्त अंधेरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। हर कदम पर हवा ठंडी होती जाती है। दीवारों पर नमी और सीलन का असर साफ दिखता है। टॉर्च की रोशनी झीनी पड़ने लगती है, जैसे कोई ऊर्जा उसे निगल रही हो। नीचे पहुंचते ही एक बड़ी लोहे की सलाखों वाली जाली दिखती है। जाली के पार एक कमरा है, जिसमें एक झूला हिल रहा है। कोई नजर नहीं आता, मगर झूले की आवाज गूंज रही थी, चूं चां चूं झां। आरव आगे बढ़कर जाली के पास जाता है। जैसे ही वो झांकता है,
अचानक एक चेहरा जाली से चिपक कर सामने आ जाता है। एक जली हुई औरत जिसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। वो चिल्लाती है, तुम लोग उसे क्यों लाए हो वापस? क्यों खोला वो बक्सा? नयन डरते हुए कहता है, हमने तो सिर्फ सच्चाई जाननी चाहिए थी, हमारा कोई दोष नहीं है। औरत फिर कहती है, सच्चाई जानने की कीमत होती है, अब तुम सब उसकी भूख बन चुके हो। तभी झूला रुक जाता है और पूरी हवेली में तेज कंपन होने लगता है। तहखाने की दीवारें फटने लगती हैं। एक दूसरी दीवार के पीछे से रोशनी झलकती है। रिया झट से दीवार के पास जाती है और वहां उसे एक प्राचीन यंत्र नजर आता है जो किसी तांत्रिक रचना जैसा दिखता है। उस पर कई नाम लिखे हैं और सबसे नीचे लिखा है रागिनी। समीर धीरे से कहता है, शायद यही उस आत्मा को कैद करने का तरीका था और हम गलती से इसे छिड़ चुके हैं। तभी एक जोर की चीख गूंजती है। सारे बल्ब फट जाते हैं और रागिनी का भूत पूरे तहखाने में प्रकट हो जाता है। उसके लंबे बाल जमीन पर लहराते हैं, चेहरा जल चुका है और वो गले में रस्सी लपेटे हवा में झूल रही होती है। वो कहती है, मेरे साथ जो हुआ अब वही होगा तुम सबके साथ। फिर एक के बाद एक सभी दोस्त हवा में उठने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें फांसी देने जा रही हो। नयन जोर से चिल्लाते हैं, ये सब इस तांत्रिक यंत्र की वजह से है, हमें इसे तोड़ना होगा। रिया दौड़कर पास जाती है और लोहे की रॉड से उस यंत्र को तोड़ने लगती है। जैसे ही यंत्र टूटता है, हवेली में भूकंप जैसा कंपन होता है। आवाजें रुक जाती हैं और रागिनी का भूत एक तेज चीख के साथ जलकर राख बन जाता है। चारों दोस्त जमीन पर गिरते हैं, थके हुए, घबराए हुए, मगर जिंदा। वे सोचते हैं सब खत्म हो गया, पर तभी तहखाने की दीवार पर खून से लिखा दिखाई देता है। हवेली का तहखाना अब शांत था। रागिनी की चीखें थम चुकी थीं। दीवार पर खून से लिखा संदेश, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, चारों दोस्तों के जहन में गूंज रहा था। अगली सुबह तक वे हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे, मगर जितना आगे बढ़ते उतना ही खुद को उसी जगह पाते। हवेली जैसे एक तिलिस्मी चक्र में बदल गई थी। ना कोई खिड़की खुलती थी, ना कोई दरवाजा। तभी आरव को याद आता है एक पुराना किस्सा। उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि इस हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग है जिसे केवल मृत्यु के निशान से खोला जा सकता है। उसकी बात सबको मजाक लगती थी, पर अब वही एकमात्र उम्मीद थी। वे दोबारा तहखाने में लौटते हैं और वहां दीवार के किनारे जमीन पर एक चक्र बना होता है, खून से बना हुआ, जिसमें चारों को अपनी उंगलियों से खून गिराना पड़ता है। जैसे खून चक्र को स्पर्श करता है, दीवार में एक दरवाजा उभर आता है। दरवाजा धीरे से खुलता है और उसके अंदर से ठंडी हवा और मौत की सड़ांध आती है। वे सभी उस सुरंग में उतर जाते हैं। चारों तरफ हड्डियां बिखरी होती हैं, दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान हैं और हर तरफ फुसफुसाहटें, तुम नहीं बच सकते। जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुंचते हैं, एक विशाल कक्ष दिखाई देता है जिसके बीचों बीच एक पिंजरा होता है। उस पिंजरे में एक लड़की बैठी होती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल जली हुई। वही थी असली रागिनी। वो उठकर धीरे से बोलती है, जो मुझसे लिया था अब तुम्हें भी खोना होगा। अचानक पूरा कक्ष धधकने लगता है। चारों को अलग अलग दीवारों से रस्सियां बांध लेती हैं। रागिनी हवा में उठती है और तेज आवाज में तंत्र बोलने लगती है। मगर तभी रिया अपनी जेब से वो टूटा हुआ यंत्र निकालती है जिसे भाग 4 में तोड़ा गया था। वो उसे रागिनी की ओर फेंकती है। जैसे ही यंत्र उसके शरीर को छूता है, पूरी हवेली जोरदार धमाके से हिलने लगती है। रागिनी की आत्मा चीखते हुए जलने लगती है और पूरी सुरंग में आग फैल जाती है। चारों दोस्त किसी तरह रस्सियां तोड़कर वहां से बाहर भागते हैं। जैसे ही वे हवेली का मुख्य दरवाजा पार करते हैं, सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है और हवेली पीछे से ढह जाती है, जैसे कोई दानव खत्म हुआ हो। चारों दोस्त बुरी तरह थके हुए मगर जिंदा बाहर निकलते हैं। उनकी आंखों में डर भी है और राहत भी। मगर जैसे ही वो आखिरी बार पीछे मुड़कर हवेली को देखते हैं, तो उन्हें दरवाजे पर
एक छोटी बच्ची खड़ी दिखती है जो बस मुस्कुरा रही होती है। हवेली के मलबे से निकलकर चारों दोस्त गांव की ओर वापस लौटते हैं। उनकी हालत खराब होती है, शरीर पर जलने के निशान और कपड़े फटे हुए। गांव वाले उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि सबको यकीन था कि जो हवेली में गया वो लौटकर कभी नहीं आता। गांव का बूढ़ा पुजारी उन्हें देखता है और चौंक उठता है। वो धीरे से कहता है, तुमने हवेली से तो जान बचा ली, पर वहां जो पीछे छोड़ आए हो वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आरव को यकीन नहीं होता। वो गुस्से में पुजारी से पूछता है, क्या मतलब है इसका? हमने रागिनी को खत्म कर दिया है। पुजारी गंभीर होकर कहता है, रागिनी कभी अकेली नहीं थी, वो सिर्फ एक माध्यम थी। हवेली के नीचे जो आत्माएं थीं, अब वो सब आजाद हो चुकी हैं। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक घर में दीवार पर खून से नाम लिखा जाता है, दूसरे घर में एक आदमी की खोपड़ी खेत में लटकी मिलती है, और तीसरी रात गांव की एक औरत चीखती हुई बताती है कि उसने रागिनी को अपनी झोपड़ी के पास देखा है। रिया डर से कांप जाती है। वो कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पुजारी बताता है कि सिर्फ एक ही तरीका है, हवेली के नीचे बने शमशान कुएं में रागिनी की असली राख को विसर्जित करना। मगर उस राख को पाना आसान नहीं, क्योंकि अब उसे छूना मौत को बुलाने जैसा है। चारों दोस्त दोबारा मलबे में जाते हैं और वहां एक तिजोरी के अंदर वो राख पाते हैं। जैसे ही वे उसे छूते हैं, हवेली का मलबा फिर से हिलने लगता है। मिट्टी के अंदर से लाशें बाहर आने लगती हैं, जिनकी आंखें लाल और चेहरों पर मांस चिपका हुआ होता है। वो सब जिंदा हो चुकी थीं। जैसे ही लाशें उनकी ओर बढ़ती हैं, राज उस राख को लेकर मंदिर की ओर भागता है। बाकी 3 दोस्त लाशों को रोकते हैं। राज आखिरी सांस तक दौड़ते हुए मंदिर पहुंचता है, और जैसे ही राज को अग्नि में विसर्जित करता है, एक भयानक चीख गूंजती है। पूरा गांव हिल जाता है। लाशें आग पकड़ने लगती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। राज बेहोश हो जाता है। तीनों दोस्त उसे मंदिर में ढूंढते हुए पाते हैं। वो अब जिंदा है, मगर उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। उसकी पुतलियों में एक अजीब काला साया तैर रहा होता है। राज अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, मगर उसकी आंखों में जो काला साया दिखा था वो अब हर रोज और गहरा होता जा रहा था। वो अक्सर एक ही दिशा में घूरता, कुछ बड़बड़ाता और अंधेरे में घंटों बैठा रहता। रिया को उसकी हालत देखकर डर लगने लगा था। एक रात उसने देखा कि राज अपने हाथ में कोई पुराना ताबीज पकड़े बड़बड़ा रहा है। उसकी आवाज उसकी नहीं थी, बल्कि किसी और स्त्री की लग रही थी। विशाल और समीर भी अब इस बदलाव को महसूस कर चुके थे। राज अब वही बातें करने लगा था जो रागिनी कहा करती थी। वो हवेली के तहखाने की बातें करता। वो कहता, मुझे वहीं जाना है, मेरा काम अधूरा है। गांव का पुजारी अब और चिंतित हो गया था। उसने बताया कि रागिनी की आत्मा पूरी तरह से राख में नहीं थी। उसका हिस्सा राज के शरीर में समा चुका है, और अगर समय रहते उसे बाहर ना निकाला गया तो राज की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब एक ही रास्ता बचा था, प्रवेश पूजा, एक खतरनाक और पुरानी विधि जिसमें आत्मा को शरीर से निकालकर दोबारा उसकी राख में मिलाना होता है। मगर इसके लिए राज को उसी हवेली में, उस तहखाने में रात के तीसरे पहर में ले जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। तीनों दोस्त अब तय करते हैं कि चाहे जो हो जाए वो राज को नहीं खोएंगे। अगली रात वो राज को लेकर उसी जले हुए मलबे में पहुंचते हैं जहां सिर्फ राख बची थी, और राख में जलती हुई आंखें उनका इंतजार कर रही थीं। राज अचानक जोर से चीखता है और जमीन पर गिरकर अजीब तरीके से हंसने लगता है। उसकी आवाज अब एक औरत की हो चुकी थी। मैं लौट आई हूं, अब कोई नहीं बच सकता। आग के बीच पूजा शुरू होती है। मंत्रों की आवाज और आत्मा की चीखें हवेली की दीवारों को हिला देती हैं। चारों ओर तेज हवाएं चलती हैं। राज का शरीर कांपता है। उसका चेहरा कभी रिया जैसा, कभी विशाल जैसा बनने लगता है, जैसे रागिनी सभी की आत्माएं चुराने की कोशिश कर रही हो। अचानक पुजारी तंत्र मंत्र से एक राख की लकीर बनाता है, और जैसे ही मंत्र पूरा होता है, राज जोर से चीखता है। आसमान से बिजली गिरती है और हवेली फिर एक बार आग में जल उठती है। राज बेहोश हो जाता है।
पूरी हवेली शांत हो जाती है। मगर क्या रागिनी हमेशा के लिए चली गई, या वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर किसी और में प्रवेश कर चुकी है? राज अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पूजा के बाद वो बेसुध पड़ा रहा कई दिनों तक। पुजारी ने बताया कि आत्मा को बाहर निकाल तो लिया गया, लेकिन आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। उसकी अधूरी कहानी अब भी हवेली से जुड़ी है। रिया, विशाल और समीर अब राज को लेकर शहर लौटने की तैयारी करने लगे। वे सब सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन डर ने अभी अपना आखिरी खेल नहीं खेला था। शहर लौटने के बाद कुछ दिन शांति से बीते। राज ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी बातें अब भी अजीब थीं। वो अक्सर कहता, तहखाने में अब भी कुछ बाकी है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो अब किसी और को ढूंढ रही है। रिया एक रात राज के कमरे में गई तो देखा कि दीवार पर कुछ लिखा था, खून से, तुम लौटोगे। उसके नीचे किसी और की तस्वीर टंगी थी, विशाल की तस्वीर। अब सबकी नजर विशाल पर थी। क्या अब रागिनी की आत्मा विशाल के पीछे है, या वो पहले से ही उसके अंदर आ चुकी है? एक दिन विशाल गुम हो गया। उसका फोन बंद, कोई जानकारी नहीं। और फिर उसके कमरे से सिर्फ एक चीज मिली, पुराना तावीज जो राज पहना करता था। राज अब पूरी तरह शांत था, लेकिन रिया को लग रहा था कि हवेली का खेल अब भी जारी है। उस रात राज ने फिर एक अजीब बात कही, वो अब मेरे अंदर नहीं है, अब वो किसी और के करीब है, बहुत करीब। रिया डर के मारे कांप गई। वो पीछे मुड़ी तो देखा समीर उसकी ओर घूर रहा था, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। अगले दिन सुबह घर का दरवाजा खुला मिला और समीर गायब था। जिस सांप ने हवेली को जकड़ा था, अब वो हवेली के बाहर फैलने लगा था। एक आत्मा अब 3 लोगों में बटी थी, और हवेली अब महज एक जगह नहीं बल्कि एक दरवाजा बन चुकी थी, जहां से मौत बाहर निकल चुकी थी। समीर के गायब होने के बाद रिया की हालत बिगड़ती चली गई। हर रात उसे दरवाजे पर किसी के खड़े होने की आहट सुनाई देती। हर सुबह वो देखती कि फर्श पर मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आया हो, और कमरे के आईने पर लिखा होता, तू अब अकेली नहीं है। राज एकदम शांत था, जैसे उसके अंदर का डर कहीं और चला गया हो। रिया को एहसास हुआ कि हवेली का शाप खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो अब घर घर फैल चुका है। रिया ने फिर पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, जब किसी आत्मा का अंत अधूरा रह जाता है तो वो बंटती है, कभी धुएं में, कभी खून में, कभी किसी इंसान के भीतर। अब वो आत्मा हवेली की सीमाओं से बाहर थी, और एक बार फिर किसी को उस दरवाजे तक जाना था जहां से सब शुरू हुआ था। राज और रिया फिर से हवेली लौटे, लेकिन अब हवेली वैसी नहीं थी। अब वहां सन्नाटा नहीं बल्कि सरगोशियां थीं। दीवारों से सांसें आ रही थीं, और हर कोने से वही 3 नाम गूंज रहे थे, राज, विशाल और समीर। तहखाने में वो फिर पहुंचे, वहीं जहां पहली बार डर ने दस्तक दी थी। वहां अब सिर्फ एक चीज रखी थी, एक लाल रंग का आईना। रिया ने जैसे ही आईने को देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखी, मगर परछाई मुस्कुरा रही थी। और फिर आईने में एक और चेहरा उभरा, समीर का। वो बोला, अब मैं यहां हूं, लेकिन दरवाजा खुल चुका है। अब कोई भी इस हवेली को छुएगा तो वो शाप उसके साथ जाएगा। हम तीनों अब कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि औरों को बुलाएंगे। आईना खुद ब खुद चटकने लगा। राज और रिया वहां से भागे, मगर दरवाजा अब बंद नहीं हो रहा था। रिया और राज वापस लौटे, मगर अब उन्हें हर अजनबी में समीर नजर आता। हर आवाज में हवेली की गूंज सुनाई देती। और आज भी जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे एक आईना जरूर दिखाई देता है, जिसमें 3 चेहरों की हल्की परछाई दिखती है। दरवाजा फिर से खुल गया है, और ये कहानी फिर किसी और के नाम लिखी जाएगी।
तो दोस्तों, क्या आपने भी उस हवेली के दरवाजे की खामोश चीख सुनी? क्या आपको भी लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी थी, या फिर शायद अगला शिकार आप ही हों? अगर आप में है हिम्मत तो देखिए गुलशन हॉरर स्टोरी पर अगली कहानी, जहां डर सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। शापित हवेली, मौत का दरवाजा। यही था अंत, या फिर शायद किसी और की शुरुआत? हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, डर सिर्फ हवेली में नहीं, आपके आसपास भी है। गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां हर दरवाजे के पीछे है एक भयानक रहस्य। सब्सक्राइब करें और जुड़ें उस अंधेरे से जो आपके भीतर है।